नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं कंप्यूटर का छठवां चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है डिजाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं। इसमें से मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट किया हुआ है। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये देखो, मैं आप जितने भी मैंने हाईलाइट किया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको ही ऊपर आपको ध्यान रखना है ना? तो स्टार्ट करते हैं। डिजाइन टूल्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप पढ़ सकते हो। किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसके अंतर्गत होने वाले इनपुट आउटपुट डेटा के प्रवाह तथा लॉजिक का निर्माण करना होता है। क्या लॉजिक का? इसके लिए हमें डिजाइन टूल्स की आवश्यकता होती है। ये डिजाइन टूल्स निम्नलिखित हैं। देखो, इन डिजाइन टूल्स में डीएफडी डीएफडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। है ना? तो ध्यान रखेंगे, डीएफडी की फुल फॉर्म डायग्राम डाटा फ्लो डायग्राम। डीएफ, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर किसी प्रोसेस या सिस्टम में डेटा के प्रवाह का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। क्या होता है? जो अगर प्रोसेस हुआ है उस सिस्टम में, तो डेटा के प्रवाह का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है, यानी उसमें दिखता है किस तरीके से हो रहा है। इसमें सिस्टम में कंट्रोल का प्रवाह न दिखाकर डेटा का प्रवाह को चित्रित करते हैं। किसके? इसमें सिस्टम में कंट्रोल का प्रवाह नहीं दिखाएंगे, बल्कि डेटा का प्रवाह दिखाते हैं चित्र के माध्यम से। और देखो, इनके निम्नलिखित चित्र दे रखे हैं। ये एनसीसी, योर्डन और जीन एंड सार्सन। ये डेटा फ्लो का ये वाले साइन है, दिखे होंगे आपको। प्रक्रिया प्रोसेस के साइन ये है। पहले आपको रेक्टेंगल यानी आयतकार है, फिर गोल है, फिर थोड़ा सा आयत जैसा बना हुआ है यानी वर्ग जैसा है ना? नेक्स्ट निर्णय के ये तीनों के तीनों सेम ए टू जेड सेम है, वर्गाकार है, लेकिन कौन ऊपर कॉर्नर होना चाहिए, है ना? नेक्स्ट कनेक्टर के ये वाला साइन है, ऊपर नीचे एरो के साथ जीरो सी लगी हुई है। ये कनेक्टर का साइन है। ध्यान रखें, डेटा फ्लो का एरो प्रक्रिया का एक गोल आएगा और पहले आयत आएगा, फिर बाद में वर्ग आएगा। निर्णय में तीनों आयत होंगे, वो वर्ग होंगे, लेकिन कॉर्नर साइड में खड़े होंगे। कनेक्टर में दोनों साइड में एरो लगे होंगे अपोजिट साइड में, और ऊपर नीचे क्या रखे होंगे? एक सर्कल रखे होंगे। ये इनपुट आउटपुट के हैं। पहले ये लगा हुआ है जैसे कैप्सूल की बात का। फिर यहाँ पे वर्ग रखे हैं, दोनों एकदम सीधे रखे हुए हैं, है ना, बॉक्स के आकार में। नेक्स्ट है डेटा स्टोर के, ये तीनों के तीनों हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये डेटा स्टोर। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या है। डेटा फ्लो, इसे तीर के चिन्ह वाली रेखा से प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने आपको बताया, इस सिस्टम में डेटा के प्रवाह की दिशा को बताता है कि डेटा किधर साइड में प्रवाह हो रहा है। प्रक्रिया, ये आने वाली डेटा के प्रवाह या इनकमिंग डाटा फ्लो को आउटगोइंग डाटा फ्लो में बदल देता है। प्रक्रिया क्या करती है? जो डाटा आता है उस डाटा को आउटगोइंग डाटा में बदल देता है ना? इसके अंदर प्रोसेस के निर्देश होते हैं। क्या होते हैं? प्रोसेस के निर्देश। निर्णय, ये लॉजिकल प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है जिसका परिणाम हाँ या ना में होता है। किस में होता है? निर्णय क्या होता है? लॉजिकल प्रक्रिया होती है, जिसमें जो भी परिणाम आता है उसको हाँ, यस या नो में बताता है। और डीएफ का मैंने अभी डीएफडी का वो बताया था आपको, है ना? है ना? डीएफडी, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म डाटा और आपको डाटा फ्लो डायग्राम है, इसकी फुल फॉर्म डाटा फ्लो डायग्राम। ये अभी देखो, इसका चित्र मैंने बताया था, ये वाला बनाओ, है ना? तो ध्यान रखेंगे चित्र भी, पर इतना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आप थोड़ा-थोड़ा इनको ध्यान रखेंगे। कनेक्टर, विशाल प्रोग्राम के पृष्ठ से अधिक के फ्लो चार्ट को कनेक्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट, ये प्रोग्राम में इनपुट तथा आउटपुट को दर्शाता है। डेटा स्टोर, ये डेटा के संग्रह को दर्शाता है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम ये बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया है। एल्गोरिथम एल्गोरिथम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को पूरा करने के लिए बुनियादी तकनीक है। कैसी तकनीक है? बुनियादी या निर्देशों का समूह है जो कार्य संपन्न होने में सहायक है ना? ये लर्न रखना है आपको।
एल्गोरिथम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को पूरा करने के लिए बुनियादी तकनीक है। ये निर्देशों का समूह है जो कार्य संपन्न होने में सहायक है। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एल्गोरिथम या प्रोसेस का चित्रात्मक प्रदर्शन है। एल्गोरिथम या प्रोसेस का चित्रात्मक प्रदर्शन है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट प्रोसेस या प्रोग्राम का विश्लेषण, डिजाइन करने, डॉक्यूमेंट बनाने, प्रबंधन में उपयोग होता है। किसमें होता है फ्लो चार्ट? विश्लेषण करने में, डिजाइन करने में, डॉक्यूमेंट बनाने में और प्रबंधन में उपयोग होता है। यह भी डीएफडी के तरह चिन्हों तथा संकेतकों का प्रयोग कर बनाया जाता है। डीएफडी का पता चल गया होगा आपको। अब सुडोकोड, सुडोकोड की स्पेलिंग याद रखना, PSEUDOCOD। इसे प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज भी कहते हैं, पीडीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीडीएल, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, है ना। और ये डाटा फ्लो डायग्राम है, डीएफडी की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, डाटा फ्लो डायग्राम। पीडीएल की प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज किसको कहा जाता है? सुडो कोड को। सुडो कोड को पीडीएल कहा जाता है। अब सुडो कोड में लॉजिक को अंग्रेजी की तरह लिखा जाता है। किसकी तरह? अंग्रेजी की तरह लिखा जाता है। बाकी का अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो। प्रोग्रामिंग भाषाएं, ये इंपॉर्टेंट है जो प्रोग्रामिंग भाषाएं। प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर को निर्देश देने या इच्छानुसार कार्य करवाने का एक माध्यम होता है। ये जो प्रोग्राम भाषा है वो कृत्रिम भाषा है। कैसी भाषा है? कृत्रिम भाषा है, इसलिए इनको नियमों का सेट भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग भाषाओं को नियमों का सेट कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं दो प्रकार की होती है, एक निम्न स्तरीय भाषा, एक उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा भी दो दो भाषाओं से मिलकर बनी है। एक तो मशीन भाषा होती है, एक असेंबली भाषा होती है। और उच्च स्तरीय भाषा में तो कई सारी भाषाएं हैं, जो कई तरह की भाषाओं से मिलकर बना है, जैसे सी से, सी डबल प्लस से, है ना। और कोबोल है, फोर्टॉन है, आपकी प्लिस है, प्रोलॉग है। ये कई तरीके से, देखो आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं, निम्न स्तरीय भाषाएं, इनको देखो मुख्यतः तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन वैसे तो मुख्यतः दो में ही होना चाहिए, लेकिन ये चौथी पीढ़ी की भाषा भी जोड़ दी गई है। देखो निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा और फोर्थवी पीढ़ी भाषा। तो निम्न स्तरीय भाषा को दो भाषाओं में बांटा गया है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। उच्च स्तरीय भाषाओं को कई भागों से मिलकर बनी है, जिसमें आती है कोबोल आती है, बेसिक आती है, अल्गोल आती है, पीएलआई आती है, पास्कल आती है, लिस्प आती है और प्रोलॉग होती है, कोमल भी होती है इसमें, है ना। सी होती है, सी डबल प्लस होती है, जावा होती है। ये सभी की सभी भाषाएं उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। कैसी भाषाएं? ये उच्च स्तरीय की भाषाएं, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मशीनी भाषा, यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल जीरो और एक दो अंकों के प्रयोग से बनी होती है। इसमें बाइनरी कोड, इनको क्या बोलते हैं? जीरो एक को बाइनरी कोड, है ना। इसे कंप्यूटर का मशीन संकेत भी कहते हैं। मशीनी भाषा को क्या कहते हैं? मशीन संकेत, है ना, कंप्यूटर का मशीन संकेत। अब मशीन भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं। पहला होता है ऑपरेशन कोड या ऑपकोड, दूसरा होता है लोकेशन कोड या ऑपरेंड। पहला क्या है? ऑपरेशन कोड या ऑपकोड, दूसरा लोकेशन कोड या ऑपरेंड कोड, है ना। अब ऑप कोड क्या होता है? कंप्यूटर को यह बताता है कि आपको क्या करना है ऑप कोड में। दूसरा ऑपरेंड में यह बताता है कि आंकड़े कहाँ से प्राप्त करने हैं और कहाँ संग्रहित करना है, स्टोर करना है। ध्यान रखेंगे दोनों चीजों को। ऑप कोड में क्या करना होता है? ऑप कोड में आपको क्या करना है कंप्यूटर को यह बताता है। और ऑपरेंड में क्या होता है? आंकड़े कहाँ से प्राप्त करने हैं। आंकड़े कहाँ से प्राप्त करने हैं और कहाँ संग्रहित करने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर और अच्छा लगे तो आप इसको आगे भी पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से कुछ एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है। असेंबली भाषा, असेंबली भाषा, इसमें बाइनरी कोड का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें अक्षर और चिन्हों का प्रयोग होता है, या न्यूमेरिक कोड यानी जो अंक होते हैं ना उनका प्रयोग होता है। पूछा जाए असेंबली भाषा में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, तो अक्षर और चिन्ह और न्यूमेरिक कोड
और उसमें मशीनी भाषा में 0 और 1 यानी बाइनरी कोड का प्रयोग होता है। इतना ध्यान रखना है। देखो इसमें असेंबली भाषा में जैसे शॉर्ट में इनको दिखाने के लिए जैसे एलडीए, एलडीए का मतलब लोड, टीआरएएन का मतलब ट्रांसलेशन और ऐड का मतलब एडिंग, सब का मतलब सब्ट्रैक्शन, ऐसे शॉर्ट में लिखे होते हैं इसमें, है ना? तो इसमें सिंबल दे रखे नहीं दे रखे हैं, एलडीए, टीआरएएन और ए डबल डी सब, सब का मतलब सब्ट्रैक्शन, ऐड का मतलब एडिंग और टीआरएएन का मतलब ट्रांसलेशन और डी एलडीए का मतलब लोड, है ना? ये लाइन भी थोड़ा-सा पढ़ लेना कि इनमें से प्रत्येक के लिए एक मशीन कोड भी निर्धारित किया गया, पर असेंबली कोड से मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम एक प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है, जिसे असेंबली कहा गया है। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, पेपरों में आ जाती है। असेंबली कोड से लिखा हुआ है ना, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए एक प्रोग्राम के द्वारा इसको बदला जाता है। और किसके द्वारा बदला जाता है? असेंबली कोड से मशीनी भाषा में बदलना हो तो उसको असेंबलर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? है ना? असेंबली कोड से मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में बदलना हो तो उसको क्या कहेंगे? असेंबलर। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं, उच्च स्तरीय भाषा में देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। मैंने अभी आपको वैसे उच्च स्तरीय भाषा कार्य के अनुसार 4 भागों में बांटी गई हैं। एक तो वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा होती है, एक व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषा होती है, तीसरी विशेष उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा होती है और चौथी बहुउद्देशीय भाषाएं होती है ना, बहुउद्देशीय भाषाएं। वैज्ञानिक भाषाएं तो वैज्ञानिक इसमें वैज्ञानिक कार्य करते हैं, व्यवसायिक में व्यवसाय से संबंधित भाषा होती है। विशेष उद्देश्य प्रोग्राम क्या होता है? इसमें जो लैंग्वेज किया था वो विभिन्न कार्यों की क्षमता के आधार पर किया जाता है। और इसमें जो चौथी बहुउद्देशीय में इसमें जो भाषाएं यूज की जाती हैं तो इसमें भी जो अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं उनकी क्षमताओं का, उनकी क्षमता के आधार पर उनको प्रयोग में लाया जाता है। तो मैं एक एक करके आपको पहले बता देता हूँ। उच्च स्तरीय भाषा जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग कर प्रोग्राम लिखा जाता है उसे उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। किसका? अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं, चिन्हों का प्रयोग कर जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। यानी कौन कौन सी भाषा है? यानी अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं और चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो वो उच्च स्तरीय भाषा है। अभी बताया था उसमें क्या था? जो उस भाषा में हम जो यूज कर रहे थे, असेंबली भाषा में सिर्फ क्या कर रहे थे? अक्षर और चिन्ह और इसके न्यूमेरिक कोड। कौन से? न्यूमेरिक कोड, है ना? थोड़ा देख लेना ध्यान करके। यह मशीन पर निर्भर नहीं करती है। कौन सी उच्च स्तरीय भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है। प्रोग्रामिंग भाषाओं को कार्यानुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी प्रोग्रामिंग भाषा को कार्य के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। तो नंबर फर्स्ट देख लिए, प्रोग्राम वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा यानी साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक कार्यों के लिए होता है। उस समय जो जब वैज्ञानिक प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषाएं चालू हुई थी कौन कौन सी थी? एक तो अलगोल थी, बेसिक थी, फोर्ट्रन थी, पास्कल थी। कौन कौन सी भाषाएं थी? अलगोल, बेसिक, फोर्ट्रन, पास्कल। ये वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं चारों। अलगोल, बेसिक, फोर्ट्रन, पास्कल, है ना? व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषा में जिसको कॉमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस भाषा से ही समझ में चल रहा होगा, यानी व्यापार से संबंधित कार्य इसी में होते थे। जैसे बही खाता है, रोजाना का जो नाम दर्ज होते हैं वो, स्टॉक आदि का लेखा जोखा आदि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है व्यवसाय प्रोग्राम। इसमें PL1 यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, कोबोल, डीबेस आदि। PL1, कोबोल, डीबेस आदि प्रोग्राम, PL का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 यानी व्यावसायिक भाषा में आती है कोबोल, डीबेस और PL1। नेक्स्ट है विशेष उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषाएं यानी स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भाषाएं विभिन्न कार्यों को विशेष क्षमता के साथ करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे AP360 लोगो और लोगो आदि। कौन सी है? AP360। विशेष उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा में
360 और लोगो। नेक्स्ट आगे चलते हैं बहुउद्देशीय भाषाएं। जो भाषाएं समान रूप से विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता रखती हैं, विभिन्न प्रकार कोई भी कार्य के हों उनको करने की क्षमता रखती हैं तो उन्हें बहुउद्देशीय भाषा कहते हैं। जैसे बेसिक पास्कल PL1, बेसिक पास्कल PL1। तो बेसिक देखो पहले में भी आए थे वैज्ञानिक में, पास्कल भी आया था। तो बेसिक और पास्कल बहुउद्देशीय भाषा में ही आ जाता है। PL1 विशेष उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा का भी, वो व्यवसायिक भाषा का भी है PL1, है ना। पहले में, या अगर इसको याद रख सकते हो तो देखो, अल्गोल, बेसिक, फोर्टॉन, पास्कल, है ना। तो पहले में बेसिक, अल्गोल, फोर्टॉन, पास्कल, तीसरे में PL1, कोबल और डीवेस, और चौथे तीसरे में AP360 और लोगो, और फोर्थ में बेसिक पास्कल PL1, है ना। अब कुछ क्षेत्रीय भाषाएं देख लेते हैं। फोटोन सबसे पहले बनी हुई भाषा है जो 1957 में बनी थी। फोटोन की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोटोन की फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 1957 में इसको जॉन बेकस ने बनाया था। किसके नेतृत्व में बना था, जॉन बेकस के में। और कौन से, 1957 में IBM 704 कंप्यूटर के लिए, किसके लिए बना था, IBM 704। इस कंप्यूटर के लिए जॉन बेकस के नेतृत्व में हुआ था। यह गणितीय कार्यों सूत्रतः गणनाओं को करने में बहुत सक्षम है पूरी तरीका से। अगर फोर्टोन का पूछा है कि प्रयोग किसने किया था, तो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए किया गया था। यह सबसे प्रथम भाषा है, देखो लिखा हुआ है सर्वप्रथम भाषा है। ध्यान रखेंगे 1957 में IBM 704 कंप्यूटर के लिए जॉन बेकस ने बनाया था। जैसे ध्यान, फोर्टोन की स्थापना या फोर्टोन की किसने बनाया था लैंग्वेज को, तो जॉन बेकस ने 1957 में। ठीक है, जब कंप्यूटर का नाम पूछे तो IBM 704 के लिए बनाया गया था। इसका उपयोग कहाँ पे किया गया था इस लैंग्वेज का, तो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा। नेक्स्ट है अल्गोल। अल्गोल का मतलब है अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अल्गोल का विकास सन 1958 में अल्गोल 58 के नाम से हुआ था, अल्गोल 58 के नाम से। कुछ कुछ समय बाद इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था 1960 में, तो इसका नाम अल्गोल 60 भी रख दिया गया था। इसका भी प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरों के उद्देश्य से किया गया था, और यह गणितीय गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम था अल्गोल। अल्गोल तो वैसे भी गणितीय गणना करने के लिए सक्षम है। PL1 देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। PL का विकास 1960 में IBM के द्वारा, इसके द्वारा IBM के द्वारा व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए किया गया था। नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल ध्यान रखना 1971 में निकोलॉस बिर्थ द्वारा पास्कल भाषा का विकास किया गया। इसके द्वारा निकोलॉस बिर्थ, 1971 में पास्कल का, 1971 में निकोलॉस बिर्थ द्वारा पास्कल भाषा का विकास किया गया था। यह शिक्षण कार्यों के लिए विकसित किया गया था पास्कल। नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ध्यान रखेंगे, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 1964 में जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजीन कोटेज ने इस भाषा का विकास किया गया था। किसी का, बेसिक भाषा का, किसने, जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजीन कोट्ज ने। इन दोनों के ध्यान रखना बेसिक का। और फुल फॉर्म में बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964 में जॉन जॉर्ज कैमी, यानी कैमी और यूजीन ने किया था, कैमी और यूजीन ने। इसमें भी वैज्ञानिक और व्यवसायिकों द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। कोबोल की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस भाषा का विकास व्यवसायिक हितों के लिए किया गया था। कोबोल का भी कैसी भाषा है, व्यवसायिक भाषा है कोबोल। इस भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। कोबोल में जो लिखे गए वाक्य होते हैं, वाक्यों के समूह, उनको पैराग्राफ कहते हैं। और पैराग्राफ मिलकर सेक्शन बनाते हैं, और सेक्शन मिलकर डिवीजन बनाते हैं। कोबोल में गणितीय शब्दावली के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का उपयोग होता है। यह अंग्रेजी भाषा की तरह है तथा इसमें सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। लोगो देख लेते हैं। लोगो भाषा में
चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार की त्रिकोणाकार आकृति होती है। लोगों में कैसी आकृति होती है? त्रिकोणाकार आकृति होती है, जिसे टर्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्टल। पूछा जाए कि लोगों में जो त्रिकोणाकार आकृति होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको टर्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्टल। जब टर्टल चलता है तो पीछे एक रेखा बनाता जाता है, जिससे अनेक प्रकार के चित्रों को सरलता से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है सी। सी जो भाषा प्रोग्रामिंग भाषा है 1970 के दशक में डेनिस रिची के द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा? डेनिस रिची। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? डेनिस रिची। सी। इसका उपयोग ये जो भाषा है ये सामान्य उद्देश्य यानी जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है। कैसी है? जनरल पर्पज है ना, यह सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका जो प्रयोग किया गया था सॉफ्टवेयर के लिए किया गया था, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सी का, है ना। नेक्स्ट है ऐसे सी डबल प्लस। इसका भी प्रयोग सॉफ्टवेयर बनाने में किया है, लेकिन थोड़ा उससे अच्छी थी सी से। सी डबल प्लस ये ऑब्जेक्ट उन्मुख की लिखा हुआ ऑब्जेक्ट उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है। देखो यहाँ पे लगा है सी डबल प्लस, सी की अपेक्षा कठिन प्रोग्रामिंग भाषा है, उसकी अपेक्षा कठिन है। कोमल। कोमल की फुल फॉर्म है कॉमन अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कॉमन अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये सन 1973 में डेनमार्क के बेनेडिक्ट लाफस्टड और ब्रॉज क्रिस्टनन क्रिस्टनसन के द्वारा विकास किया गया था। 1973 में डेनमार्क के बेनेडिक्ट लॉफस्टड और ब्रॉज क्रिस्टनसन के द्वारा इसका विकास किया गया था। कॉमन का कोमल कॉमन अल्गोरिथमिक लैंग्वेज का, है ना। नेक्स्ट है प्रोलॉग। प्रोलॉग की फुल फॉर्म याद रखें प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। यह डाटा स्ट्रक्चर का धनी संग्रह है। प्रोलॉग क्या है? डाटा स्ट्रक्चर का धनी संग्रह है। नेक्स्ट आगे चलते हैं आरपीजी। आरपीजी की फुल फॉर्म याद रखेंगे रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। यह 1961 में आईबीएम द्वारा विकसित किया गया था आरपीजी। ये भी उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट है सी शार्प। सी शार्प को सी हैज के नाम से भी लिखा जाता है। इसके नाम से सी हैज, देखो ऐसे सी हैज भी लिखा जाता है। यह बहुकार्यात्मक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। और ये भी ध्यान रखना है इस कंप्यूटर भाषा जो है ना, ये सी शार्प है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको विकसित किया गया था। सी शार्प को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यह बहुकार्यात्मक तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट है जावा। जावा मूल रूप से सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया है और 1995 में किया है। ये जारी कब हुई थी? 1995 में जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया था 1995 में। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। और इससे पहले भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा सी शार्प थी, है ना, और बहुकार्यात्मक भी थी। ये ध्यान रखेंगे। कमांड और इसका जावा का प्रयोग ध्यान रखना किस लिए करते हैं? इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब बनाने के लिए, है ना। इंटरनेट में काम करने के लिए और वर्ल्ड वाइड वेब पे काम करने के लिए इसका प्रयोग होता है जावा का। नेक्स्ट है कमांड भाषा यानी कमांड लैंग्वेज। देखते हैं यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार स्थापित करता है। संचार को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं। कुछ कमांड भाषा निम्नलिखित और भी हैं, जैसे डीसीएल, सेल, एमएस डॉस। तो डीसीएल की फुल फॉर्म याद रखना डिजिटल कमांड लैंग्वेज। बस इतना ही पूछा जाएगा और पूरा अगर आपको याद रखना किसी बड़ी अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते तो बाकी का ऐसा कुछ पूछ लेते नहीं, बस इतने से काम चल जाएगा। डिजिटल कमांड लैंग्वेज इतना और गहराई से नहीं पूछते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा जैसे ये कमांड है, कमांड के बारे में पूछा है, कमांड में क्या होता है? तो ये पूछा है कि ये उपयोगकर्ता होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार स्थापित करता है। ये पूछा है कमांड भाषा में कौन-कौन सी भाषाएँ होती हैं? तो सी डीसीएल होती है, सेल होती है, एमएस डॉस होती है। ये पूछेगा बस इतने से। जब कोई हम बड़ी स्पेशल कंप्यूटर की कोई हम एग्ज़ाम देते तभी ये डीपली पूछा जाता है। सेल दें सेल सेल कमांड भाषा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होती है। किसके साथ? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ।
देखो यहाँ लिखा है यूनिक्स का अधिकतर उपयोग वेब सर्वर या सर्वर में होता है। पूछ लिया जाता है कि सेल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो वेब सर्वर और सर्वर में। सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, वेब सर्वर या सर्वर में। अब एमएस डॉस देख लेते हैं, एमएस डॉस की फुल फॉर्म याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है, एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आईबीएम के साथ प्रयुक्त होता है, किसके साथ, ये आईबीएम के साथ प्रयुक्त होता है। इसके साथ अधिकतर डेटाबेस पैकेज डीबीएस प्रयुक्त होता है। अब देखो चौथी पीढ़ी की भाषा है। तीसरी पीढ़ी की भाषाओं में प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारे कोड लिखने होते हैं। इनमें त्रुटि ढूंढना तथा कोई परिवर्तन करना कठिन होता है, परंतु चौथी पीढ़ी की भाषा यानी फोर्थ जनरेशन में निर्देशों की संख्या कम होती है, अतः प्रोग्राम लिखना आसान होता है। ये मेरा चैनल का नाम है। अगर भाई मेरा अगर पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।